नीट केस में 17 घंटे की सच्चाई क्या है? क्या आखिर वक्त में लड़की को नींद की गोली दी गई थी, नशे की गोली दी गई थी? और वो नशे की गोली देने वाला कौन था? आखिर के 17 घंटे में क्या हॉस्टल में मूवमेंट हुआ था? उसकी सच्चाई क्यों नहीं है सामने? वार्डन की क्या भूमिका थी? किसकी एंट्री करवा रही थी? कौन आ रहा था, कौन जा रहा था? क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट में एक और बात कंफर्म हो गई है। स्पर्म के बारे में तो आपको पहले से जानकारी थी कि लड़की के कपड़े पर स्पर्म मिला था, लेकिन वो स्पर्म किसका है? वो 18 से 21 साल के किसी लड़के का है। अब इसकी पुष्टि हो चुकी है। 25 लोगों का डीएनए प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है, मतलब इतने लोगों की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच अब सच्चाई 3 से 4 लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, जो यंग लड़के हैं। तो क्या ये मनीष रंजन का बेटा है? क्या ये अग्रवाल दंपति का बेटा है, जिसको लेकर पप्पू यादव हर दिन आवाज उठाते रहे हैं? आखिर सच्चाई है क्या इस पूरे नीट केस की? और इसमें सबसे चौंकाने वाला पहलू, सीआईडी की टीम ने एसआईटी की 59 गलतियां पकड़ी हैं। एक दो नहीं, फिर से सुनिए, 59 गलतियां। मतलब एसआईटी की टीम की भी जब एंट्री हुई तो भी जो महिला, नाम मैं मिस कर रही हूं, रोशनी, थानेदार रोशनी, वो जांच टीम के साथ घूमती रही। इस बीच में जो डॉक्टर सतीश है, जिसके ऊपर शक की सुई है, वो लगातार लोगों को धमकियां देता रहा। मतलब इस साइटी की टीम भी मैनेज होती रही। साइटी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर क्राइम की खबरों पर आप ध्यान देते होंगे। और कई मामलों में, अगर केंद्र के स्तर पे मैं बात करूं, कई बार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साइटी का गठन हुआ है, और वो टीमें इस देश के बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में उनकी बड़ी भूमिका रही है। राज्य के स्तर पे मैं आपको बता दूं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये कई सारे केसेस में बड़े बड़े खुलासे करती है। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि एसआईटी की टीम 59 जगहों पे कॉम्प्रोमाइज होती है, 59 गलतियां करती है। अगर सीआईडी की एंट्री नहीं होती तो एसआईटी क्या कर रही थी, ये हमको आपको किसी को पता ही नहीं चलना था। वैसे हम लोग आवाज तो उठा ही रहे हैं कि आखिर थानेदार रोशनी, जिसे सो कॉल्ड सस्पेंड भी कर दिया गया है, और वो एसआईटी के साथ सीना चौड़ा किए घूम भी रही है। इसके अलावा डॉक्टर सतीश, एक बार भी उससे पूछताछ नहीं की गई। सहजानंद, एक बार भी उस क्लिनिक में क्या हुआ, नहीं। जब एफएसएल की रिपोर्ट आ गई तो पहली जिम्मेदारी बनती है, प्राथमिकता यह है कि पूछा जाए किसकी क्या भूमिका थी, लड़की का क्या कंडीशन था। कुछ सच्चाई तो ऐसी भी सामने आ रही है कि आखिर वक्त में एक नर्स ने नाम ना बताने की शर्त पर यह कहा है कि आखिर वक्त में उस लड़की ने अपने मां से इशारों में रो रो कर कहना चाहा, और कहा भी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। हॉस्पिटल ने और डॉक्टर ने लड़की की मां से बात नहीं करने दी। अगर अस्पताल के डॉक्टर को कुछ भी शक हुआ हो तो आपको याद होगा, निर्भया तक का स्टेटमेंट लिया गया था, दिल्ली का वो हाई प्रोफाइल केस जिसको लेकर कानून तक बना। इस लड़की का भी अगर स्टेटमेंट ले लिया गया होता तो कम से कम वो ये बता पाती कि उसके साथ क्या हुआ है, कुछ हुआ है तो कितने लोगों ने किया है, और वो कौन लोग थे। लेकिन नहीं, इस केस को हर स्तर पे कॉम्प्रोमाइज किया गया, और उसका असर देखिए कि आज केस इस हद तक खराब हो चुका है। अब ये आने दीजिए बिस्रा रिपोर्ट, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर में ये भी साबित करने की कोशिश की जाएगी कि लड़की की तो नींद और नशे की गोली खाने से जान चली गई है। ये हुआ होगा। मैं ये एक आशंका लेकर ऐसे बढ़ रही हूँ इस मामले में। जब मैं कुछ एक्सपर्ट से बात करती हूँ तो मैंने पूछा कि भाई, जब ये केस इस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो और क्या कुछ गड़बड़ होने की आशंका है? तो बताया गया कि एफएसएल रिपोर्ट में अगर ये आ जाए कि लड़की की नींद की गोली खाने से मौत हुई है, तो फिर हो सकता है वहीं से केस और भी रफा दफा करने की कोशिश होगी। लेकिन आप इस बात को मत भूलिएगा कि कई मामलों में हमने ये देखा है कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाए और अगर वो अपनी जान लेने की कोशिश की जाए तो वहां भी धारा ये लगाई जाती है कि मौत के लिए उकसाया गया है। इस केस में आप सभी को मैं कहना चाहती हूं कि आप सबको अलर्ट रहना, जिम्मेदार रहना बहुत जरूरी है। वैसे भले ही सीआईडी ने ये कह दिया हो कि 59 जगहों पे खामियां हैं, लेकिन यहां से भी केस कहां से मैनेज हो जाए अभी किसी को पता नहीं है। सो प्लीज, मैं आप सभी से गुजारिश कर रही हूं कि इस केस में आखिर वक्त तक बने रहिए, जब तक कि वो असल गुनहगार सामने नहीं आ जाता है कि वो कौन है जिसने ये हैवानियत की है, जिसने अपने पावर का इस्तेमाल करके पटना में हम हर दिन चीख रहे हैं लेकिन ये केस खराब होते जा रहा है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और मुझे आप लोगों पर भी यकीन है। आप ये मत सोचिए कि आप कहीं पे कमेंट करते हैं, आवाज उठाते हैं, लाइक करते हैं तो उसका असर नहीं है। उसका असर ये है कि इस मामले पर बात हो रही है। अगर आप शांत पड़ जाएंगे अगर, तो इस पे बात होनी बंद हो जाएगी। मैंने नोटिस किया कि आप लोगों ने डॉक्टर सतीश के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया
तो आप सब बेहद खुश हुए कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जब सस्पेंड थानेदार रोशनी के ऊपर मैंने बात की तो भी आप खुश हुए। तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है आप लोगों के प्रति, उस बच्ची के प्रति और बिहार की बेटियों के प्रति। मैं उस माहौल में नहीं रहती हूँ। हो सकता है कि मैं देश दुनिया की और अन्य खबरों पे बात कर सकती हूँ और कर रही भी हूँ, लेकिन उस मिट्टी से मेरा जुड़ाव है, लगाव है और मेरी एक जिम्मेदारी है, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वहीं पली बढ़ी हूं मैं। इस लिहाज से मैं हर दिन बात करूं। ये उन तमाम बच्चियों की लड़ाई है, उन तमाम बेटियों की लड़ाई है जो पटना छोड़कर जा चुकी हैं या फिर पटना वो आना चाहती हैं और वो इस माहौल में रहना नहीं चाहती हैं, वो पढ़ना नहीं चाहती हैं वहां पे। बिहार का हर माँ बाप इतना सक्षम नहीं है कि वो अपनी बेटी को सीधे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई पहुंचा दे। नहीं है वो सक्षम। हो सकता है कुछ लोगों की माली हालत ऐसी है कि वो सिर्फ अपनी बेटी को छपरा तक पढ़ा पाए, अपनी बेटी को दरभंगा तक, टाउन तक पढ़ा पाए, और कुछ लोग उसमें से ऐसे होंगे जो पटना तक अपनी बेटी को पहुंचा पाते होंगे। लेकिन अगर इस घटना में इस तरीके से खेल होता रहा, लोगों का भरोसा टूट चुका है। सरकार से, आप सभी से गुजारिश है कि इस केस को खराब मत होने दीजिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस केस को लेकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।